हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम फिर से आपका स्वागत करते हैं आपकी फिजिक्स की क्लास में। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हीट इंजन की। हीट इंजन क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सोर्स, जो हाई टेम्परेचर पे होता है और Q1 अमाउंट ऑफ हीट वर्किंग सब्सटेंस को देता है। दूसरा पार्ट क्या है? वर्किंग सब्सटेंस, जो हीट एनर्जी को वर्क, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेता है, उसका कुछ पार्ट वो कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल वर्क में। और तीसरा पार्ट है सिंक, जो बचा हुआ हीट है वो सिंक को वो रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पर हमने हीट इंजन का एफिशिएंसी देखा था, कितना वर्क डन, कितना हीट वर्क पे कन्वर्ट हुआ, उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं एफिशिएंसी। अगर 100 का मल्टीप्लाई कर देते तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल टाइप के हीट इंजन की, जिसे हम कहेंगे कॉर्नोट इंजन। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम कोई सिस्टम डिजाइन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसका एफिशिएंसी मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, मतलब हम जो इनपुट दे रहे हैं वो मैक्सिमम हमारे रिक्वायर्ड डिजायर आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर जो यूजफुल वर्क, मैकेनिकल वर्क में हम हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको मैक्सिमम कन्वर्ट करना है, ताकि मिनिमम से मिनिमम हीट सिंक को रिजेक्ट हो, जो कि वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर कॉर्नोट इंजन हमारी वही काम करता है। तो कॉर्नोट इंजन बनाने के लिए, मतलब ये एक आइडियल इंजन है जिसका एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है, एक ऐसा इंजन जिसका एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है। और यहाँ पर उसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। अगर हम कॉर्नोट इंजन की बात करते हैं तो कॉर्नोट ने सबसे पहले एक आइडियल हीट इंजन डिज़ाइन किया था, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कॉर्नोट इंजन की बात करें तो एक सिलेंड्रिकल चैम्बर होता है जिसकी एडियाबैटिक वॉल्स होती है। एडियाबैटिक वॉल्स मतलब इंसुलेटिंग वॉल्स होती है, जहाँ पर हीट का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होता है। उसकी वॉल्स जो होती है वो परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल उसने कंसिडर कर रखी थी। और उसका जो बेस होता है वो परफेक्टली कंडक्टिंग बेस होता है, क्योंकि वहां से हीट हम उस सिस्टम को डिलीवर करेंगे। जो उसके अंदर आइडियल गैस फील है वो कहां से जाएगी? उसके बेस से हम देंगे। कंटेनिंग एन आइडियल गैस एज अ वर्किंग सब्सटेंस एंड फिटेड विथ एन एडियाबैटिक फ्रिक्शनलेस पिस्टन। तो उसके ऊपर एक पिस्टन लगा होता है, एडियाबैटिक पिस्टन होता है, मतलब वहां पर हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन के फॉर्म में एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? कॉर्नोट ने एक ऐसा ऐसा इंजन बनाया था, एक ऐसा इंजन अज्यूम किया था जिसकी वॉल्स जो होती है वो एडियाबैटिक होती है, जिसमें आइडियल गैस हम फील करते हैं, और बेस जो होता है वो परफेक्टली कंडक्टिंग होता है, और पिस्टन जो होता है वो फ्रिक्शनलेस पिस्टन होता है। तो यहाँ पर आप एक सिलेंड्रिकल कंटेनर आप समझ सकते हैं कि एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है और यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन है, ठीक है, और इसमें आइडियल गैस फील्ड है। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना है कि उसने आइडियल गैस कंसिडर किया था। सबसे पहले तो आइडियल गैस कंसिडर किया था, ठीक है। दूसरा, ये जो पिस्टन है ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है जैसा यहाँ पर गिवन है, और ये जो बेस है ये परफेक्टली कंडक्टिंग बेस है, ठीक है। यहाँ पर बेस जो है वो परफेक्टली कंडक्टिंग बेस लिया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि द सोर्स जो है वो इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है, जिसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है T1। एक ऐसा सोर्स जिसका हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है, मतलब वो कभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं करता है अपना, है ना। तो वैसे प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा सोर्स बनाना। तो ये सब आइडियल केसेस हम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेकंड जो है वो इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी वाला सोर्स है जिसका टेम्परेचर T1 कांस्टेंट है। फिर यहाँ पर एक सिंक है जिसका हीट कैपेसिटी फिर से इनफाइनाइट है, पर टेम्परेचर उसका कम है, लोअर टेम्परेचर है, T2 टेम्परेचर, जो हमको ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि जो सिंक होता है वो लो टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, द अबव कंपोनेंट कैन नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। हमने ये भी देखा है कि ये अजम्पशन है, आइडियल सिस्टम हम देख रहे हैं और प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। ना तो आप ऐसा सोर्स डिजाइन कर सकते हैं, ना ही परफेक्टली एडियाबैटिक वॉल वाला कंटेनर डिजाइन कर सकते हैं, है ना। कुछ ना कुछ तो एनर्जी को लॉस होगा ही सही। देयरफॉर कॉर्नोट इंजन इज एन आइडियल हाइपोथेटिकल इंजन
ठीक है, हम केवल इसका थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है, कैन नेवर बी रियलाइज इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं कि अगर हम इस कॉर्नट इंजन के लिए कॉर्नट साइकिल देखें, क्योंकि कैसे काम करेगा ये तो ठीक है, हमने समझ लिया कि यहाँ पर जो आपको सिलेंडर कंसिडर करना है वो नॉन कंडक्टिंग करना है, इंसुलेटिंग सिलेंडर, उसकी वॉल और जो बेस होना चाहिए वो कंडक्टिंग होना चाहिए ताकि हीट हम अंदर दे सके, ठीक है। और ऐसा सोर्स जिसका हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है, ऐसा सिंक जिसका हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है, जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऐसा हमने कंसिडर कर लिया। पर एक्चुअल में वर्किंग साइकिल क्या होती है वो हमको समझना पड़ेगा, कैसे वो वर्क करता है। तो यहाँ पर हम 4 साइकिल में इसको डिवाइड करते हैं। पहला साइकिल जो होता है, जो हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है, सिलेंडर कंटेनिंग आइडियल गैस प्लेस्ड ऑन सोर्स, ठीक है, एंड गैस एक्सपांड आइसोथर्मली एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1, अब्सॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ हीट Q1। ओके, तो यहां पर सबसे पहला जो कि हमने यहां पर देखा साइक्लिक प्रोसेस है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉर्नोट साइकिल की, और इस कॉर्नोट साइकिल में सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पर 1 से ये 2 पर जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस, और इसका टेम्परेचर T1 होता है, और यहाँ पर Q1 अमाउंट ऑफ हीट इसने एब्जॉर्ब किया सोर्स से। तो ये पहला साइकिल है। यहाँ पर हम इसको PV डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, हम यहाँ पर बना रहे हैं PV डायग्राम, PV ग्राफ, क्योंकि PV ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसने Q1 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से एब्जॉर्ब किया और एक्सपांड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपांड वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टार्टिंग का वॉल्यूम जो है V1 था, ठीक है, और यहाँ V2 पर वो पहुंचा, ठीक है, V2 पर पहुंचा, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वो एक्सपांड हुआ, ठीक है। सेकंड हम देख रहे हैं, द सिलेंडर देन प्लेस्ड ऑन एडियाबैटिक स्टेट, जहां पर हीट का कोई एक्सचेंज नहीं है, ठीक है। गैस एक्सपांड्स एडियाबैटिकली टिल द टेम्परेचर T1 टू T2। अब यहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अब यहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, पहला टेम्परेचर कांस्टेंट था, अब एडियाबैटिक एक्सपांशन होगा। यहां पर टेम्परेचर जो स्टार्टिंग में था, थोड़ा सा इसको हम ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। हमको पता है कि एडियाबैटिक कर्व जो होता है उसका स्लोप ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल कर्व। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस था जिसमें V1 से V2 गया था, उसका स्लोप जो है वो एडियाबैटिक से कम होगा, एडियाबैटिक का ज्यादा होगा। तो सेकंड जो है यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मान लेते हैं V3 पहुंच गया। तो 1 से 2 और 2 से 3 पर ये अब पहुंचा, ठीक है, यहाँ पर हमको स्क्रीन पे दिख रहा है। नेक्स्ट प्रोसेस फिर क्या होगी, अब वो कंप्रेस होगा, ठीक है, अब वो कंप्रेस होगा। सिलेंडर इज नेक्स्ट प्लेस ऑन द सिंक, अब हमने सिंक पे रख दिया है, एंड गैस इज कंप्रेस आइसोथर्मली एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2, रिजेक्ट हीट Q2 टू द सिंक। अब वर्किंग सब्सटेंस से अपना काम कर लिया, एक्सपांड हो गया है, एडियाबैटिकली एक्सपांड हो गया, आइसोथर्मलिकली एक्सपांड हो गया है। अब वो वर्किंग सब्सटेंस से हमने मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट कर दिया। अब वो आइसोथर्मली सिंक को हीट T2 टेम्परेचर पर रिजेक्ट कर देगा और कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होके वो V4 वॉल्यूम पे पहुंच जाएगा, जहां पर 4th स्टेट पे वो पहुंच गया है, ओके। और यहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा T2, ओके। फिर आगे नेक्स्ट, फिर एडियाबैटिकली कंप्रेशन होगा। फाइनली द सिलेंडर इज अगेन प्लेस्ड ऑन एडियाबैटिक स्टेट, एंड द गैस is compressed adiabatically to the initial state temperature T2 to T1। वापस से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा उसका एडियाबैटिकली प्रोसेस। तो यहाँ पर जो कंप्रेशन हो रहा है, थोड़ा सा इसको हम ऐसा बना देते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट वाला प्रोसेस है। तो ग्राफ यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो पहले V1 से V2, V2 से V3, V3 से V4 और V4 से वापस V1। पर जब वो V1 से V2 जा रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, V2 से V3 जा रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है T2, ओके। और जब वो V3 से V4 जा रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है,
वहां पर कंप्रेशन है, फिर V4 से V1 जा रहा है तो टेम्परेचर वापस से इंक्रीज हुआ अप टू T1। तो ये जो कॉर्नोट साइकिल है वो हमने देखा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस कॉर्नोट इंजन का एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है तो कितना होता है। ठीक है, तो हम उसकी बात करेंगे। हमको नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना पड़ेगा इसके लिए। तो सबसे पहले हम वापस से कॉर्नोट साइकिल को डिजाइन करते हैं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले पीवी ग्राफ बना रहे हैं, है ना, पीवी ग्राफ बना रहे हैं। और हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस देखा। और इस आइसोथर्मल प्रोसेस में T1 टेम्परेचर पर Q1 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हुआ। क्योंकि हमको यहाँ पर इफिशिएंसी डिजाइन करना है, इफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। तो हम अगर हीट इंजन की बात करें, तो इफिशिएंसी वर्ड हमने सुना था और वो था ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। मतलब यहाँ पर जो हीट एब्जॉर्ब्ड है और हीट रिजेक्टेड है वो हमको फाइंड करना है। तो अगर हम इस Q1 की बात करें, तो हमको पता है nRT1 ln V2 डिवाइडेड बाई V1 होता है। ठीक है, T1 टेम्परेचर है, n नंबर ऑफ मोल्स है, R यहाँ पर आइडियल गैस कांस्टेंट है और V2 जो एक्सपांशन हुआ वो है V1 से। ठीक है, तो यहाँ का वॉल्यूम था V1, यहाँ का वॉल्यूम था V2 और ये आइसोथर्मली एक्सपांड हुआ। तो ये हुआ हीट गिवन, जो कि वर्क डन के बराबर होता है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 होता है, देयर इज नो इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी। तो ये पहला प्रोसेस हुआ। अब दूसरे प्रोसेस में यहाँ पर वो एडियाबेटिकली एक्सपांड होगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा V3 और टेम्परेचर हो जाएगा T2। ठीक है, यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस हो रही है, टेम्परेचर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, सिंक के टेम्परेचर तक पहुंच रहा है। फिर यहाँ पर कंप्रेशन होगा और कंप्रेशन आइसोथर्मली कंप्रेशन हुआ और आइसोथर्मली कंप्रेशन में Q2 हीट उसने रिजेक्ट कर दिया। तो Q2 का वैल्यू हमारा कितना होगा, वो होगा nRT2 ln V4। ओके, क्योंकि यहाँ पर हीट रिजेक्टेड है, तो वो हीट रिजेक्टेड हमको ऑलरेडी पता है कि ये Q2 हीट रिजेक्टेड ही होता है, तो हम इसको V3 डिवाइडेड बाई V4 ही लिखेंगे। हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर V4 पे पहुंच गया, वो फोर्थ स्टेट पे पहुंच गया। ठीक है, फिर वापस से वो एडियाबेटिकली, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई हीट एक्सचेंज नहीं है, तो यहाँ पर कोई हीट की बात नहीं करेंगे। तो साइकिल हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसके हम लेबलिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेट नंबर 1 था, ये स्टेट नंबर 2 है, ये स्टेट नंबर 3 है, ये स्टेट नंबर 4 है। ठीक है, जब इनके वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो V2 V1 और V3 V4 के टर्म में होगा, पर हम इनमें इंटर रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस का हम यूज करेंगे, है ना। हम यहाँ पर प्रोसेस देखेंगे फॉर 2 to 3। ठीक है, एडियाबेटिक एक्सपांशन की हम बात करते हैं। ठीक है, अगर हम एडियाबेटिक एक्सपांशन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम एडियाबेटिक एक्सपांशन की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशनशिप क्या होता है वो आपको एक बार पेजेस पलटना पड़ेंगे, क्योंकि हमने एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशनशिप फाइंड किया। तो यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम में एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है TV रेज़ टू पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये रिलेशन होता है। ओके, हमने देखा था PV रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और वहां पर P का वैल्यू हमने nRT डिवाइडेड बाय V पुट किया था, और V रेज़ टू पावर गामा में डिनोमिनेटर का V ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पर TV रेज़ टू पावर गामा -1 हमको मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब हम इस सेकंड से थर्ड पे जा रहे हैं, तो सेकंड के लिए क्या होगा, सेकंड के लिए क्या लिखेंगे हम, सेकंड स्टेट के लिए लिखेंगे वॉल्यूम है V2, टेम्परेचर है T1 और इसकी पावर गामा -1। अच्छा, गामा जो है वो आइडियल गैस जो है उसका पैरामीटर है, वो स्टेट पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो किसी पर्टिकुलर डायटोमिक या ट्रायटोमिक या जो भी गैस आप यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर गामा के लिए कुछ भी नहीं, गामा हमेशा सेम ही रहेगा, इज इक्वल टू
अब वो पहुंच गया T2 पर और वॉल्यूम पहुंच गया V3 पर गामा माइनस 1। ओके, तो हमने एक इक्वेशन लिखी। अब हम यहां पर लिखेंगे फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए लिख रहे हैं 4 to 1 फॉर 4 to 1 एडियाबेटिक कंप्रेशन। ओके, एडियाबेटिक कंप्रेशन। अब हम एडियाबेटिक कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एडियाबेटिक कंप्रेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, हम पहले इस इनिशियल स्टेट लिखेंगे T2, इसको हम राइट हैंड साइड लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि हमको डिवाइड करना है। पहले हम 1 का लिख लेते हैं, तो V1 ओके T1 रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V4 रेज़ टू पावर गामा माइनस 1। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, दोनों को अगर डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा। हमको मिलेगा V2 डिवाइडेड बाई V1 रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू V3 डिवाइडेड बाई V4 रेज़ टू पावर गामा माइनस 1। अब यहाँ पर पावर दोनों का सेम में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आया V2 जो हमको यहाँ पे जरूरत लगेगी, ठीक है, जो हमको यहाँ पे जरूरत लगेगी V2 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू V3 डिवाइडेड बाई V4, ठीक है। अच्छा, ये जो रिलेशनशिप हमने यहाँ पर फाइंड किया है, सेम इसी रिलेशनशिप पर JEE 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। उन्होंने यही गेस, क्योंकि कॉर्नोट इंजन नहीं कहा, उन्होंने बस साइकिल दिया कि ऐसा साइकिल है, बताओ V1 V2 V3 V4 में या VA VB VC और VD में क्या रिलेशनशिप है, तो वो हमको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो आप सिंपल से समझ सकते हैं, हम इसे रब कर सकते हैं या आप लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, इन सब का वैल्यू एफिशिएंसी में हम पुट करते हैं, ठीक है, इन सब का वैल्यू हम एफिशिएंसी में पुट करते हैं और हमको अब क्या मिलेगा, एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q1, Q2 का वैल्यू पुट करेंगे nRT2 ln V3 डिवाइडेड बाय V4, ओके, डिवाइडेड बाय nRT2 सॉरी T1, Q1 में T1 है, ठीक है, ln V2 डिवाइडेड बाय V1 जो हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं, है ना। ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर देंगे, NR से NR कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं, इक्वल है। तो कॉर्नोट इंजन का एफिशिएंसी जो कि मैक्सिमम होता है वो मिला हमको 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। T2 क्या है, सिंक का टेम्परेचर, T1 क्या है, सोर्स का टेम्परेचर, और केवल टेम्परेचर की हेल्प से ही आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ये कॉर्नोट इंजन की सबसे अच्छी बात है। तो हमने यहाँ पर कॉर्नोट इंजन का एफिशिएंसी देखा। अगर हमारे पास में कॉर्नोट वर्ड आ जाए तो आपको डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट यूज कर लेना है, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमने यहाँ पर इस पूरे वीडियो में क्या देखा, हमने देखा कि कॉर्नोट इंजन क्या होता है और कॉर्नोट इंजन की एफिशिएंसी हम कैसे फाइंड करते हैं, कॉर्नोट साइकिल क्या होता है। तो आप यहाँ पर कॉर्नोट साइकिल के लिए 4 स्टेप नोट डाउन कीजिए। सबसे पहला आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें एक्सपांशन होगा T1 टेम्परेचर पर, दूसरा एडियाबेटिक एक्सपांशन जिसमें टेम्परेचर T2 पहुंच जाएगा T1 से, पर यहाँ पर हीट एक्सचेंज 0 होगा। तीसरा यहाँ पर आइसोथर्मल कंप्रेशन जिसका टेम्परेचर T2 रहेगा, ठीक है, और चौथा यहाँ पर एडियाबेटिक कंप्रेशन जिसमें टेम्परेचर वापस से T1 पहुंच जाएगा, ठीक है, और वहां पर कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी। तो Q1 Q2 का वैल्यू निकाल के हमको पुट करना है और फटाफट यहाँ पर हमने एफिशिएंसी डिराइव कर ली। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं हम देखते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर हमको दिख रहा है, जो हमने फॉर्मूला देखा उसी फॉर्मूले पे बेस यहाँ पर क्वेश्चन है। हीट इंजन वर्क ऑन कॉर्नोट साइकिल विथ हीट सिंक एट टेम्परेचर 2700 केल्विन। द एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज 10%, डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स। बड़ा इजी हो गया यहाँ पर एफिशिएंसी का फार्मूला। कॉर्नोट इंजन का एफिशिएंसी हमको पता है ईटा 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर परसेंटेज एफिशिएंसी चाहिए तो इंटू 100 भी कर सकते हैं। ये परसेंटेज एफिशिएंसी आ गई जो कि 10% है, तो यहाँ पर 10 लिख दिया, इज इक्वल टू 1 माइनस
T2 का वैल्यू 2700 डिग्री सॉरी केल्विन दे रखा है और T1 का वैल्यू निकालना है। बड़ा इजी हो गया अब तो ये, है ना। तो यहाँ पर एक जीरो कैंसिल होगा और हमको मिलेगा 1/10। ठीक है, तो यहाँ मिला 1/10 इज इक्वल टू 1 माइनस 2700 डिवाइडेड बाई T1। अब यहाँ पर इंटरचेंज करेंगे तो हमको मिलेगा 2700 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू 9/10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 300। ओके, और यहाँ पर T1 का वैल्यू 3000 केल्विन मिलेगा। कितना मिलेगा? 3000 केल्विन। ठीक है, बड़ा इजीली हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक क्वेश्चन हमने देखा और आगे देखते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है कार्नोट इंजन टेक्स 1000 किलो कैलोरी 1000 किलो कैलोरी heat from the reservoir at 627 degree Celsius. 627 degree Celsius exhausts it to sink at 27 degree Celsius. Okay, what is the efficiency or how much work does it perform? Okay, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या वैल्यू दे रखा है जरा ध्यान से देखते हैं। Q1 का वैल्यू है 1000 किलो कैलोरी। ओके, यहाँ पर हमारे पास में T1 गिवन है 627 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 627 प्लस 273। ओके, तो यहाँ पर मिलेगा हमको 0 फिर 0 और ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8 और ये 900 केल्विन हमको मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही हमको रिजर्वियर जो सिंक है उसका टेम्परेचर गिवन है, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं 300 केल्विन होगा। इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी कार्नोट साइकिल का 1 माइनस T2 बाई T1 होता है, जो हमने देखा। हम यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस T2 का वैल्यू कितना होगा 300 और T1 का वैल्यू 900। यहाँ पर कैंसिल होगा, हमको मिलेगा 1/3 मतलब 2/3। और इसमें अगर परसेंटेज इफिशियंसी अगर आपको फाइंड करना है तो आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 200 डिवाइडेड बाई 3, तो ये मिलेगा 67%, अप्रोक्सीमेट 67% या 66.66% आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एफिशिएंसी मिला। अब यहाँ पर आपको एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, ये 2/3 जो होगा ये होगा W डिवाइडेड बाई Q1। ओके, तो यहाँ से W पता चल जाएगा कितना वर्क किया। तो 2/3 टाइम्स ऑफ Q1 और Q1 का वैल्यू कितना है 1000 किलो कैलोरी। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपको हमको पता चल गया कि 2000 डिवाइडेड बाई 3 किलो कैलोरी। ओके, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं और इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कार्नोट इंजन सीखा, कार्नोट इंजन से क्या कार्नोट साइकिल क्या होता है, कैसे एफिशिएंसी होता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में हम कार्नोट साइकिल के कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर हम आगे वाले चैप्टर पे जाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स के हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं वो नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करेंगे, जिसमें हम कैलोरीमेट्री की बात करेंगे या थर्मोमेट्री की बात करेंगे, हम स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे, हम लेटेंट हीट की बात करेंगे। ठीक है, और वहाँ पर हम वाटर इक्विवेलेंट की बात करेंगे, कैलोरीमीटर कैसे स्टेट चेंज होता है, ये सारे केसेस हम थर्मल प्रॉपर्टीज में देखने वाले हैं। हम वहाँ पर ट्रांसफर ऑफ हीट की बात करेंगे, हम थर्मल एक्सपांशन की बात करेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। तो आगे वाले वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और हमारे साथ बने रहना है।